भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तिगण, विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विदेशों से आए हुए हमारे मेहमान जजेस, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी जी, बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर आदिश अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांत वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है
कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है। मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं। कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी। साथियों, अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां
और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आएं। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है। इससे भी हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है। साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया। आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।